Students, welcome back to my YouTube channel, The Genius with this. Today, students, today we are going to discuss about the half-wave rectification on the BS level. हम कोशिश करेंगे अपने लेक्चर को BS लेवल तक डिस्कस कर दें. ओके, तो रेक्टिफिकेशन क्या होती है? देन आफ्टर वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज हाफ वेव. रेक्टिफिकेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम एसी करंट को कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी करंट में, और वो डिवाइस जो एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी करंट में, उसी को कहते हैं रेक्टिफायर. सपोज कर लेते हैं, मैं थोड़ी सी इसको डायग्रामेटिकली बना लूं. ये एसी करंट है. सपोज करेंगे एसी करंट है. एसी करंट में ये नेचर होती है, उसके पास पोलैरिटीज होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. एसी करंट के पास पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटीज होती हैं. ओके, सपोज करें पॉजिटिव पी और ये नेगेटिव पी केस में. फिर सपोज करते हैं हमने यहाँ पर कोई ऐसा डिवाइस लगाया है जो इस करंट को, एक डिवाइस है जो इस करंट को कन्वर्ट करेगा किसमें, डीसी में. ये डिवाइस है, ठीक है. और ये क्या करेगा, ये एसी करंट इसमें से क्रॉस करेगा जैसे, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा डीसी करंट में. ये डीसी करंट इस तरह होता है. ओके, तो वो डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा, उस डिवाइस को कहते हैं रेक्टिफायर. दिस इज एज अ रेक्टिफायर. ये एक रेक्टिफायर है. और ये क्या करंट मिला हमें, डीसी करंट मिला. तो ऐसा फिनोमेना जिसमें एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट हो सके, उस फिनोमेना को कहते हैं रेक्टिफिकेशन. उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन. मगर जो डिवाइस हम यूज करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, उस डिवाइस को कहते हैं दिस इज अ रेक्टिफायर. ये रेक्टिफायर होता है जो इस प्रोसेस को कैरी ऑन करता है. तो सेम जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सर्किट एक मॉडिफाइड है, बीएस लेवल पर जो है ना सर्किट, वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं. ओके, सपोज लेते हैं कि ये हमने एक एसी करंट प्रोवाइड किया. दिस एसी करंट, ये एक एसी करंट है. एसी करंट को हम इस तरह शो करते हैं. दिस एसी करंट इज डिपेंडेंट ऑन पोलैरिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटीज. फिर हमने यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट किया. This is the diode, and here we have mentioned a resistor. ये एक resistor अवेलेबल है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस. दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस. ओके, ये एक लोड रेजिस्टेंस. तो ये डायोड, डायोड क्या होता है? डायोड एक सेमीकंडक्टर होता है जो करंट को वन डायरेक्शन में अलो करता है और दूसरे डायरेक्शन में बिलो करता है. डायोड इज अ मटेरियल व्हिच अलोस द करंट फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक फ्रॉम अदर डायरेक्शन. एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी चीज है डायोड जो करंट को एक डायरेक्शन में अलो करता है टू मूव, एंड सेकंड डायरेक्शन में वो ब्लॉक कर देता है. मतलब ये हुआ कि सपोज करें ये करंट है, ये एसी करंट है, इसको मैं मेंशन कर लूं, दिस इज एसी करंट. ये एसी करंट सपोज कर लेते, मैंने कहा एक डायरेक्शन में अलो करता है, दूसरे को ब्लॉक कर देता है. ये पॉजिटिव पी के, ये नेगेटिव है. ये पॉजिटिव को अलो कर देगा, जब ये नेगेटिव जाएगा इसको ब्लॉक कर देगा. तो ये किसका काम है? ये डायोड का काम है. डायोड का काम है करंट को एक डायरेक्शन में अलो करे और दूसरे डायरेक्शन में ब्लॉक कर दे. अच्छा, इसने ऐसा क्यों किया? जब इसको अलो करता है इसको क्यों अलो नहीं करता? इससे क्या दुश्मनी है क्या? नहीं. एक्चुअली हमारे पास दो फिनोमेना होते हैं, एक वो होती है फॉरवर्ड बियासिंग और दूसरी होती है रिवर्स बियासिंग. फॉरवर्ड बियासिंग क्या होती है? जब सेम टर्मिनल्स सेम टाइप का मटेरियल के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उस केस में क्या होती है फॉरवर्ड बियासिंग. मैं जस्ट ये यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ उसका, फॉरवर्ड बियासिंग का. सपोज कर लें हमारे पास एक मटेरियल है, एक पी टाइप मटेरियल और दूसरा एन टाइप. पी भी एक होता है पॉजिटिव और एन पी एक होता है नेगेटिव. ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ देखें, हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है. तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो ये करंट को अलो करेगा, ये करंट को अलो करेगा. तो यहाँ पर कौन सी बियासिंग होगी? यहाँ पर होगी फॉरवर्ड बियासिंग. जब पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से कनेक्ट करते हैं, कौन सी बियासिंग होती है? वहां पर होती है फॉरवर्ड बियासिंग. अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगी? रिवर्स बियासिंग. तो रिवर्स बियासिंग में करंट नहीं मिलेगा. फॉरवर्ड बियासिंग में जो करंट है वो
नॉट इक्वल जीरो होगा। अगर इस केस में यहाँ पर मैं रिवर्स बायसिंग कर दूं, पी टाइप के साथ में नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लूं, पी के साथ एक नेगेटिव टर्मिनल कर लूं, तो क्या होगी, रिवर्स बायसिंग होगी। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग तो करंट अलग होता है, करंट ज्यादा है, जब रिवर्स बायसिंग होता है उसमें करंट नहीं जाएगा, करंट जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो सेम वैसे यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, एक्चुअली यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन है। तो एक जो पॉजिटिव पीक है डायोड इसको लो करेगा, वहां पर फॉरवर्ड बायसिंग होगी। जैसे ये डाउनवर्ड जो पीक है, ये जो नेगेटिव पीक है यहाँ आएगी, उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। एक को अलो करता है, दूसरे को ब्लॉक करता है। ये किसका काम है, ये डायोड का काम है। दिस फंक्शन ऑफ डायोड। डायोड का मतलब क्या हुआ, ऐसा सेमीकंडक्टर जो करंट को एक डायरेक्शन में अलो करे, दूसरे डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर दे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायोड कहते हैं। दिस इज अ डायोड। ओके, तो इसको कहते हैं दीज आर एसी सिग्नल्स। ये क्या है, एसी सिग्नल्स। हमें एसी सिग्नल्स को कन्वर्ट करना है किसमें, हमें इसको कन्वर्ट करना है डीसी में। तो इसने एक पार्ट को अलो किया, दूसरे पार्ट को ब्लॉक कर लिया। दूसरे पार्ट को किस तरह ब्लॉक कर, उसको थोड़ा फोकस करें। सेम डायग्राम बनाता हूं मैं। ये डायोड है, ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये क्या है, इसके साथ लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पर हम एसी सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। आपके बुक में दो डायग्राम्स इस तरह मेंशन है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। ओके, तो क्या हुआ, तो सेम में से एक यहाँ पर ये पॉजिटिव था, यहाँ पर हमने दूसरा डायग्राम इसको नेगेटिव बनाया। ये सेम डायग्राम आपके बुक में भी इसी तरह मेंशन है प्रॉपर वैसे। ओके, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा इस पर फोकस कर लें। ओके, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव है। सेम में से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं ऐसी सिग्नल, हम ऐसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ये हमने ऐसी सिग्नल प्रोवाइड किया यहाँ पर। तो रिजल्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को यहाँ से तो अलग होगा, ये सेम ही है, मगर यहाँ पर नेगेटिव है। यहाँ पर क्या होगी, जो करंट की अमाउंट हमें मिलेगी वो क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पर रिवर्स बायसिंग होगी, क्योंकि डिफरेंट टर्मिनल्स मिले हैं। जब सेम टर्मिनल्स मिलते हैं तो कौन सी बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है। जब डिफरेंट टर्मिनल्स मिलते हैं उस केस में क्या होती है, रिवर्स बायसिंग होती है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेगा तो उसी केस में फॉरवर्ड बायसिंग होगी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तो रिवर्स बायसिंग होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पॉजिटिव का कनेक्शन हुआ है नेगेटिव के साथ, तो कौन सी बायसिंग होगी, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में क्या करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायोड के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तरफ करंट वाला वाला, दूसरे में करंट को ब्लॉक कर देता है। तो आउटपुट किस तरह मिलेगा उस पर थोड़ा फोकस कर लें। ओके, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, ये नोट कर लें पॉइंट्स इनको। सपोज करें, अब थोड़ा सा इसको चेक करते हैं कि आउटपुट कैसे मिलता है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को अलो किया, ठीक। जब नेगेटिव की बारी आई तो नेगेटिव का करंट क्या है, नेगेटिव का करंट जीरो है। नेगेटिव में क्या हुई, रिवर्स बायसिंग हुई। ओके, तो नेगेटिव कैंसिल हो गया, फिर दोबारा ऑफ आया, फिर नेगेटिव की बारी आई, इस केस में फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव आया अलो हो गया, फिर नेगेटिव जीरो, फिर पॉजिटिव आया अलो हो गया, अब किसकी बारी, फिर नेगेटिव, तो फिर करंट जीरो फिर हुई। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इन पॉइंट पर क्या होती है, रिवर्स बायसिंग होती है। इस पॉइंट पर क्या होती है, रिवर्स बायसिंग होती है। इस केस में जो करंट की अमाउंट होती है वो क्या होती है, जीरो वाला होती है। जो हाफ वेव होती है इसकी, ये हाफ वेव खत्म हो जाती है। इस हाफ वेव, इस हाफ पोर्शन को ये अलो नहीं करता डायरेक्ट, ठीक है। अलो न करने के लिए ये भी एक तरीकेकार है, एक ऐसा तरीकेकार आएगा जिसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे। दो डायोड यूज करें, दोनों टर्मिनल्स हो जाएंगे आउटपुट में, दोनों टर्मिनल्स आउटपुट में मिलेंगे। मगर यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह है, एक डायोड है कि एक पीक को अलो करेगा, दूसरी पीक को ब्लॉक कर देगा करंट की,
करंट की एक पीक जाएगी, एक पीक ब्लॉक हो जाएगी। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो इस केस में यहाँ पर क्या है, रिवर्स बियासिंग, यहाँ पर भी क्या है, रिवर्स बियासिंग। तो इन पॉइंट्स पर हमें रिवर्स बियासिंग मिलेगी और यहाँ पर हमें करंट मैक्सिमम मिल सकता है और यहाँ में डीसी करंट मिल सकता है। ओके, हम डीसी करंट को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डीसी करंट। तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ पल्सेटिंग डीसी, दिस इज कॉल्ड अ पल्सेटिंग डीसी, दिस इज अ पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, इसको हम पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली, हम इसकी आउटपुट किस तरह मालूम कर सकते हैं। आउटपुट को हम बाय विच मेथड वी कैन इजीली कैलकुलेट इट्स आउटपुट, इसकी आउटपुट किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो इसकी आउटपुट मालूम करने के लिए हमें इसकी एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए। जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन फिनोमेना होता है, कीप इन माइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन फिनोमेना होता है उसमें जो रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है, जो रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है, जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसकी एफिशिएंसी होती है 31.8%। 31.8%। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन, 31.8%? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मैंने 100% वोल्टेज प्रोवाइड की है, अगर मैंने 100% वोल्टेज प्रोवाइड की है, तो ये डायोड अलो करेगा ओनली 31.8% को। किसको अलो करेगा? ओनली अलो करेगा 31.8% को। अगर मैं 60 वोल्ट प्रोवाइड करता हूं तो ये अलो करेगा उसको जस्ट ओनली 31.8% ऑफ दैट वन। 60 वोल्टेज का आप 31.8% निकालें तो आपको मिल जाएगा आउटपुट। अगर बात की जाए, अगर मैं कहूं मैंने दिया है 100 वोल्ट, तो आउटपुट में कितना मिलेगा? तो आउटपुट हमें कम ही मिलेगा। कितना कम मिलेगा? 100 की नियर अबाउट वनी तीसरी पति मिलती है, तीसरा पार्ट मिलता है। 30 जब हम 30 करते हैं, 30 60 30 90 और रिमेनिंग 10, तो नियर अबाउट 31.8%, 32 33% हमें आउटपुट में मिलता है। हम जब 100% प्रोवाइड करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलती है वो क्या होती है? 31.8% मिलती है। अगर मैं कहूँ मैंने 50 वोल्ट प्रोवाइड किया है, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में मुझे कितनी आउटपुट मिलेगी? तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? हमें इसकी मालूम है कि इसकी परसेंटेज क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, ये क्या आउटकम दे सकता है। तो इसकी आउटकम जो भी होगी वो हम मालूम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एफिशिएंसी। अगर मैं प्रोवाइड करता हूं 5 वोल्ट, 5 वोल्ट मैंने ऐसे सिग्नल दिए हैं 5 वोल्ट, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी? हम मालूम करेंगे 5% ऑफ 31.8, 5 ऑफ 31.8%, ये मालूम करेंगे। हम किस तरह मालूम करते हैं? 5 मल्टीप्लाई 31.8 करेंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो हमें इसकी आउटकम मिल जाएगी। अगर मैं प्रोवाइड करता हूं 8 वोल्ट, मुझे इसकी आउटकम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करूंगा 31.8% के साथ, 31.8% के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसकी एफिशिएंसी का कैलकुलेट करने का ये भी एक पॉसिबल वे है कि जो इसकी एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी के साथ वोल्टेज मल्टीप्लाई कर लें, देन हमें इसकी आउटपुट मिल सकती है। क्योंकि इसकी ये एफिशिएंसी है, पॉसिबल एफिशिएंसी है, इतनी आउटकम देगा, इसकी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है वो। क्योंकि जो हाफ पार्ट है ना उनको क्या कर देता है, ये फिल्टर कर लेता है इसकी एक पीक को, जस्ट हाफ पोर्शन को अलो करता है, अदर पोर्शन को ब्लॉक कर लेता है। ओके, तो दैट्स व्हाई एफिशिएंसी इज वेरी लो। तो हम बुक को देखते हैं, बुक के बेसिस पर ये एमसीक्यूज वगैरह थोड़े से वो कर लेते हैं। हाँ, एमसीक्यू अवेलेबल है बुक में भी, बुक में अवेलेबल ये है, इसको रिमूव कर लो। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें, इनको रिमूव कर लेता हूं, जल्दी करें, नोट कर लें। ओके, नोट कर लें। ओके, रिमूव कर देता हूं, ये नोट कर लिया। ओके, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक रेक्टिफाइड वोल्टेज है, आपके बुक का एग्जांपल है ये जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है वो है 0 वोल्ट से
50 वोल्ट तक। इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो क्या आएगी? इसकी एवरेज निकालने के दो तरीके कार हैं। एक तरीके कार मैंने आपको बताया कि जितनी वोल्टेज गिवन है आपके पास, जो भी रेक्टिफाइड वोल्टेज गिवन है, आप इसको मल्टीप्लाई करें 31.8% के साथ, तो आपके पास इसकी रेक्टिफाइड वोल्टेज मिल जाएगी कि इसकी कितनी इफिशिएंसी में रेक्टिफाइड वोल्टेज आती है। और दूसरा तरीका कार ये है इसका कि आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालें। क्या एवरेज? वो एवरेज वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं? जो पीक वोल्टेज है उसको डिवाइडेड करें पाई के साथ। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? एरिया अंडर पीक वोल्टेज ड्यूरिंग हाफ साइकिल। ड्यूरिंग हाफ साइकिल के दरमियान में जो एरिया अंडर रेक्टिफाइड वोल्टेज है उसी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो एक ये मेथड होगा। वीपी का वैल्यू क्या है? 50। आप 50 डिवाइडेड बाय 3.31.8 करेंगे, सॉरी क्या पाए तो लिख सकते हैं 3.18। तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। अब ये सॉल्व करें, आपके पास ये जवाब आ जाएगा। यहाँ दूसरा तरीका कार ये है जो आपके बुक में नहीं है मगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ले सकते हैं। ये है कि जो भी वैल्यू गिवन है आप इसकी परसेंटेज निकालें कितनी है? 31.8 है इसकी एफिशिएंसी या फिर रेक्टिफिकेशन में। तो आप ये निकाल सकते हैं। जे जो वैल्यू गिवन है इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो आप इसकी इजीली निकाल सकते हैं। 50 मल्टीप्लाई 31.8%, तो आपके पास इसकी आउटकम आ जाएगी, इसकी प्रॉपर आंसर आ जाएगी, इसकी वैल्यू एक्चुअली है क्या। ओके, तो दूसरे भी एमसीक्यू आ सकते हैं इस पर। अगर आपसे कहें कि रेक्टिफाइड वोल्टेज 30 वोल्ट है, क्या 30 वोल्टेज है, आप इसकी वी एवरेज वैल्यू निकालें, इसकी एवरेज वैल्यू निकालें। तो आपके पास ये तरीका है, या कंबाइन देता हूँ एज असाइनमेंट तौर पर, फिर आप ये प्रैक्टिस कर लेना। ये इस तरह रेक्टिफाइड वोल्टेज है। ये सपोज करें 0 वोल्ट से कितनी है? ये है 20 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट। फिर हम प्रोवाइड करते हैं 0 वोल्ट से, हम प्रोवाइड करते हैं 0 से 10 वोल्ट तक। तो आप सिंपली इसकी जो है ना वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्या मेथड होगा? आप यहाँ पर क्या करेंगे? 30 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करेंगे? 50 मल्टीप्लाई जो इसकी इफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करें। इफिशिएंसी क्या है? 31.8%। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लें, और ये 30 मल्टीप्लाई 31.8%। अब ये निकाल लें, ये आपके पास है 20, तो 20 मल्टीप्लाई 31.8% ले लें। ये आपके पास है 10 वोल्ट, तो 10 मल्टीप्लाई 31.8%। हमने 31.8 क्यों लिया है? क्योंकि ये इसकी इफिशिएंसी है, इतने अमाउंट को ये अलो करेगा, यही अमाउंट है जिसको ये अलो कर सकता है। आफ्टर रेक्टिफिकेशन में इतनी इफिशिएंसी होती है रेक्टिफायर की, तो इसी 31.8% को अलो करेगा। तो 50 एक 100% है हमारे पास, ये क्या है? 100% है। 30 100% है, 20 100% है, 10 के 100% है। ओके, इस 100% में से 31.8% को ही अलो करेगा। वो 30.18% ये क्या होगी? इस 50 की या 30 की या 20 की या 10 की, तो आप ये निकाल सकते हैं इसीलिए। ओके, सो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्चुअली होती है वी एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू हो सकती है। तो इसका दूसरा वे भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले बताया अभी। क्या करेंगे? वीपी अपान में पाई करेंगे। वी एवरेज क्या होती है? जो पीक वैल्यू है हाफ साइकिल की कवर हुई है अंडर एरिया, दैट इज एक्चुअली पीक वोल्टेज, दैट इज एक्चुअली पीक वोल्ट, और ये निकालेंगे इसकी एवरेज। तो वी पीक बाय पाई करेंगे। तो पीक की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 50 डिवाइड 3.14, तो जवाब सेम आएगा इन दोनों का। अगर यहाँ पर भी आएंगे आप, इसकी वैल्यू क्या है? 30, तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? वीपी अपान में पाई। वीपी की वैल्यू क्या है? 30 डिवाइड 3.14, तो आपके पास इसका भी जवाब आ जाएगा।
तो सेम में से यहाँ पर भी आप इजीली निकाल सकते हैं, ये फार्मूला गिवन है आपके पास। ओके, वीपी बाय बाय, तो हम इजीली यहाँ से इसकी आउटपुट निकाल सकते हैं। आउटपुट एक्चुअली क्या है, इसकी एक एवरेज है, ये इसकी एवरेज वैल्यूज गिवन है। तो आप इस मेथड से इनकी इजीली आउटपुट निकाल सकते हैं। और ये बात आपको मालूम, इसकी एफिशिएंसी आपको एनी हाउ मालूम होनी चाहिए, ये इसकी एफिशिएंसी है। ओके, ये नोट कर लें। अभी हम डिस्कस करते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है, व्हाट इज पीक इनवर्स वोल्टेज, ये बातें नोट कर लें, जल्दी करें। ओके, इनको रिमूव कर लेते हैं। अब हम फोकस करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज पर। सपोज करें कि ये हमने ऐसी सिग्नल प्रोवाइड किया, ये हमने ऐसी सिग्नल प्रोवाइड किया, दिस ऐसी सिग्नल, इसकी एक पॉजिटिव पीक है, एक नेगेटिव पीक, क्योंकि ऐसी जो सिग्नल होता है वो पोलरिटीज पर डिपेंड होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंडेंट नहीं होता। मगर यहाँ पर ये पोलरिटीज हम मेंशन तो कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव है। ओके, फिर हमने यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट किया, ये ऐसी सिग्नल की सिंबल है, ये डायोड है, दिस इज द डायोड व्हिच इज कनेक्टेड हियर। यहाँ पर एक डायोड है, ये थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, ये सिग्नल है, ये डायोड है, ये डायोड की पॉजिटिव पीक है और ये नेगेटिव पीक, और यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है जिसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं RL, और हमने ये इसकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पीक इनवर्स वोल्टेज है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, पीक इनवर्स वोल्टेज, दिस इज पीक इनवर्स वोल्टेज। ये हमने क्या किया, ये V इनपुट है, ये क्या है, ये V इनपुट है जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं V इन। जो भी आउटपुट मिलता है उसको लिखते हैं V आउट, ये V इन और दूसरा क्या है, V आउट है। हम जैसे ही प्रोवाइड करते हैं तो इसने पॉजिटिव को यहाँ से अलो नहीं किया, यहाँ से पॉजिटिव अलो नहीं हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमने करंट प्रोवाइड किया, जो वोल्टेज हमने सप्लाई की वो बैकअप पर रिवर्स होगी, वो बैकअप पर रिवर्स होगी। तो जाहिर सी बात है, ये रिवर्स बियासिंग है ना, यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्ट है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव पीक है, यहाँ पर कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बियासिंग तो होगी, मगर कौन सी होगी, रिवर्स बियासिंग होगी। तो रिवर्स बियासिंग में जो करंट होता है आउटपुट में वो नहीं मिलता। तो सेम में जब पीक इनवर्स वोल्टेज हम मालूम करना चाहते हैं, क्या, जब पीक इनवर्स वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं तो उसी केस में हमारे पास जो आउटपुट होती है वो हमारे पास जीरो होती है, जो आउटपुट की अमाउंट होती है वो हमारे पास जीरो होती है। किस तरह जीरो होती है, इसका मतलब ये होगा कि जितनी हमने वोल्टेज प्रोवाइड की है उतनी हमें आउटपुट में बैकअप मिलेगी, मतलब यहाँ पर ये आगे नहीं जाएगी, वहां पर आगे लोड रेजिस्टेंस पर यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी हमें। यहाँ पर जो करंट आएगा वो करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो peak inverse voltage actually in this phenomena are going to become equal to Vin। तो इस केस में V input voltage will equal to peak inverse voltage। सपोज करते हैं मैंने 5 वोल्ट प्रोवाइड किया, तो मुझे क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, सेम ही मिलेगा, रिवर्स होकर मिलेगा। अगर मैं 6 वोल्ट प्रोवाइड करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, 6 वोल्ट ही मिलेगा, -6 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बियासिंग है, यहाँ पर क्या है, रिवर्स बियासिंग है। तो इसी केस में V इनपुट इक्वल टू पीक इनवर्स वोल्टेज, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को नोट कर लें। ओके, तो इसका ये सिंपल है, तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और दूसरी पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, दूसरी पॉइंट ये है कि पीक इनवर्स वोल्टेज इज आल्सो नोन एज पीक रिवर्स वोल्टेज, इसको क्या कह सकते हो, दूसरा नाम क्या है इसका, पीक रिवर्स वोल्टेज। और दूसरी पॉइंट, this will happen when their diode works on a reverse biasing। ये पीक इनवर्स वोल्टेज तभी प्रोसेस कैरी ऑन हो सकता है जब जो डायोड है वो किस बेस पर काम करे, जब काम करे ऑन द बेस ऑफ रिवर्स बियासिंग। इन दैट केस दिस इज पॉसिबल, सो V in will becomes equal to PIV, V in इक्वल होगा पीक इनवर्स वोल्टेज के। ये तभी पॉसिबल है जब डायोड काम करेगा ऑन द बेस ऑफ रिवर्स बियासिंग, डायोड जब रिवर्स बियासिंग के बेस पर काम करेगा उसी केस में ये चीज पॉसिबल है। इट इज क्लियर।
ओके, अब हम फोकस करते हैं कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्या है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में पोटेंशियल बैरियर का क्या रोल है, क्या इफेक्ट है। ओके, इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ये नोट कर लें। ठीक है, ओके, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर टॉपिक कौन सी है अभी, इसकी सब टॉपिक है इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर। इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल on the half wave rectifier। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो बैरियर पोटेंशियल है उसका क्या इफेक्ट है। सिंपल है, हम ये एक सर्किट बनाते हैं, इस सर्किट में एक डायोड हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये ऐसी करंट है, ये सिग्नल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ से हमने एक डायोड कनेक्ट कर दिया, दिस इज अ डायोड, ये एक डायोड, ये एक लोड रेजिस्टेंस है जिस पर हम आउटपुट गेन कर सकते हैं। ठीक है, दिस लोड रेजिस्टेंस, और ये इसकी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसकी नेगेटिव टर्मिनल। ये इसकी पॉजिटिव और दूसरी क्या है इसकी नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं एसी करंट। क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हमने प्रोवाइड किया है एसी करंट, दिस एसी करंट। ओके, ये एसी करंट की ये पॉजिटिव पीक है और ये नेगेटिव पीक है, इसकी पॉजिटिव पीक है, ये इसकी नेगेटिव पीक है। तो हमें इस साइड चाहिए इसकी आउटपुट, here we want to get its output, it means V out चाहिए। ये जो साइड है, ये साइड क्या है, V in है, ये V in है, तो हमें क्या चाहिए, V out चाहिए। ये जो साइड है यहाँ पर जो हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमें मिलेगा डीसी करंट, वो एक्चुअली इसकी V out है, दिस V आउटपुट। ओके, ये इसकी V आउट है। सपोज करें इसने पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या होगी, फॉरवर्ड बियासिंग होगी। फॉरवर्ड बियासिंग होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगी। आपको पता है, मैंने पहले आपको ये सारा डिटेल में बता दिया है कि पॉजिटिव पी को अलाउ करेगा, ये पॉजिटिव पी का है अलाउ होगा। फिर जब नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव में क्या होगा, करंट अलाउ नहीं होगा, रिवर्स बियासिंग होगी। फिर जब पॉजिटिव पी आएगी तो फिर अलाउ करेंगे, फिर जब नेगेटिव आएगी तो फिर वो उसको बिला कर देगा, बिला कर लिया, फिर पॉजिटिव अलाउ कर लिया। तो इस तरह ये मैकेनिज्म कंटीन्यूअस होता रहेगा। ओके, तो ये जो हमें करंट मिला है, दिस एक्चुअली डीसी करंट। ये कौन सा करंट है, ये डीसी करंट हमें मिला है। तो आपको ये बात माइंड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये हमने ऐसे इसको इधर एसी दिया, इनपुट दिया, हमें ये आउटपुट मिल गया, नहीं। एक मैकेनिज्म होता है, एक चीज होती है जिस पर डिपेंड होते हैं। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर वोल्ट प्रोवाइड किए हैं, सपोज कर लेते हैं मैंने वोल्ट प्रोवाइड किए 2 वोल्ट। कितने वोल्ट प्रोवाइड किए मैंने, इनपुट कितने 2 वोल्ट है। सपोज करते हैं मुझे आउटपुट मिले 1.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट आउटपुट क्या है 1.3 वोल्ट। अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ 3 वोल्ट, कितने वोल्ट प्रोवाइड किए 3 वोल्ट प्रोवाइड किए। मुझे सपोज करें आउटपुट मिले हैं 2.3 वोल्ट, कितने वोल्ट मिले 2.3 वोल्ट। अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ 4 वोल्ट तो मुझे मिलेंगे 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। ओके, तो अब देखिए
यहाँ पर मैंने 2 वोल्ट दिए तो क्या मिले 2.3 1.3 मिले, क्या मिले 1.3 वोल्ट मिले। अगर मैं 3 वोल्ट प्रोवाइड करता हूँ मुझे क्या मिलता है 2.3 वोल्ट मिलते हैं। अगर मैं 4 वोल्ट प्रोवाइड करता हूँ मुझे क्या मिलते हैं 3.3 वोल्ट मिलते हैं। तो हर एक वोल्टेज में, हर एक आउटपुट में मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स प्रोवाइड किए। पहले मैंने दिया है 2 वोल्ट का दिया है, फिर 3 वोल्ट का दिया है, फिर 4 वोल्ट का मैंने ये सिग्नल प्रोवाइड किया है। तो हर केस में, हर रिजल्ट में जो आउटकम आई है वो 0.7 का डिफरेंस आया है। वो क्या है 0.7 का डिफरेंस आया है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात तो ये हुई कि इस केस में, इन दिस केस, ये बात आपको माननी चाहिए, व्हेन देयर इज अ इफेक्ट ऑफ बेजल पोटेंशियल, ये मैं बात बता रहा हूं, बल्कि जो अभी क्लियर है, विजिबल है, उनको तो समझ लें। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेक्निकल पॉइंट। ओके, तो इस केस में क्या है, जो इनपुट है वो क्या है आउटपुट से ज्यादा है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या है, जो भी इन है वो ज्यादा है किससे, वी आउट से। वी इन क्या है, ज्यादा है किससे, वी आउट से ज्यादा है। इट इज क्लियर, दैट्स अ क्लियर पॉइंट। 2 वोल्ट इज greater than that of 1.3 volt, 3 वोल्ट इज मैक्सिमम than that of 2.3 वोल्ट। सेम है, 4 वोल्ट भी ज्यादा है 3.3 वोल्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि वी इन ज्यादा है किससे, वी आउट से। क्लियर बात है। जो 0.7 का डिफरेंस है ये क्या है, दिस इज एक्चुअल इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल। यही तो बैरियर पोटेंशियल का इफेक्ट है। अरे है क्या, ये जो हमने डायोड लगाया है ना, ये डिफरेंट मटेरियल से होती है। अगर मैं यूज करूं यहाँ पर मटेरियल सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। अगर जर्मेनियम यूज करूं, जर्मेनियम का एक अलग होगा। अगर एल्यूमिनियम यूज करूं तो उसका एक अलग अलग होगा। कि जितना भी होगा उससे 0.7 कम करेंगे, 0.7 कम करेंगे। अगर मैं 100 वोल्टेज प्रोवाइड करता हूँ, मैंने इनपुट में क्या दिया 100 वोल्ट दिए, तो ये एक रेजिस्टेंस है, एक बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। इस रुकावट की जो एबिलिटी है वो कितनी है 0.7 वोल्ट की है। मतलब 0.7 वोल्टेज जो प्रोवाइड करते हैं उससे वो रिड्यूस कर सकती है। सपोज करें मैंने 50 वोल्ट दिए, 50 वोल्ट से ये 0.7 वोल्ट को मिनिमाइज कर लेगी। क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जाहिर सी बात है एनर्जी तो यूटिलाइज करनी पड़ेगी। जितनी रेजिस्टेंस होगी उसी के हिसाब से हमें वोल्टेज लॉस करने पड़ेगी। इसकी क्या है, रेजिस्टेंस 0.7 वोल्ट की है, इसकी इतनी है पोटेंशियल बैरियर। तो अगर मैं 50 वोल्ट प्रोवाइड करता हूं तो मुझे आउटकम क्या मिलेगी, मुझे आउटकम मिलेगी 49.3 वोल्ट। अगर मैं 40 वोल्ट प्रोवाइड करता हूं तो मुझे 0.7 का डिफरेंस आकर मुझे आउटकम मिलेगा। तो क्या है आउटकम 49 पॉइंट, सॉरी, अगर मैं 40 वोल्ट प्रोवाइड करता हूं 40, तो आउटकम में क्या आएंगे 39.3 वोल्ट आएंगे। तो सिंपल इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला ये हो सकता है कि जो वी आउट होता है इस केस में वो माइनस होता है वी इन माइनस में 0.7 वोल्ट। वी आउट इज इक्वल टू वी इन माइनस में 0.7 वोल्ट। ये आती है हमें इसकी आउटपुट। हम इसकी आउटपुट इस तरह निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी तभी होगा दिस पॉसिबल ओनली इन दैट केस व्हेन देयर इज अ प्रैक्टिकल डायोड मॉडल। जब हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे, प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की बात करें, तो प्रैक्टिकल डायोड मॉडल में ये बात वैलिड है। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, दिस ओनली वैलिड फॉर प्रैक्टिकल डायोड। अगर आइडियल होगा तो आइडियल में क्या होगा, तो वहां पर जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, 0 वोल्ट होता है। तो उसमें आउटपुट और इनपुट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल डायोड मॉडल है, तो उसमें वी इन से माइनस करेंगे 0.7। इट इज क्लियर। तो सिंपली मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके और कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। चलो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। सपोज करते हैं जो वी इन है मैंने क्या दिया 50 वोल्ट दिया, माइनस में क्या करेंगे 0.7 वोल्ट करेंगे अकॉर्डिंग फार्मूला। अगर मैं 40 वोल्ट प्रोवाइड करता हूं तो क्या करेंगे 0.7 वोल्ट। अगर मैं 30 वोल्ट प्रोवाइड करता हूं तो क्या आएगा आउटकम 0.7 वोल्ट माइनस में 0.7। अगर मैं प्रोवाइड करता हूं 20 वोल्ट तो माइनस में 0.7 वोल्ट। तो वी आउट हम इस तरह गेन कर सकते हैं। तो वी आउट को हम इस तरह गेन कर सकते हैं। तो आपके बुक में इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिवन हैं, बहुत प्रॉब्लम्स गिवन है जिसकी बेस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 50 वोल्ट ये इनपुट है, 40 भी इनपुट है, 30 भी इनपुट है, 20 भी इनपुट है।
तो ये -0.7 क्या है, ये एक रुकावट है। इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हम जो इसकी जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के मुताबिक हमें वोल्टेज लॉस करने पड़ेगी। इस बैरियर की जो एबिलिटी है वो क्या है, 0.7 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें 0.7 वोल्ट लॉस करने पड़ेंगे। तो हमें इस केस में आउटकम क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटकम आएगी 49.3 वोल्ट, क्योंकि -0.7 कैंसिल, वो तो लॉस हो चुके हैं ना इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। अगर 40 वोल्ट है तो माइनस में 0.7 करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 39.3 वोल्ट। सेम ऐसे ये भी 0.7 वोल्ट लॉस होगा इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। सेम वैसे यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी, तो यहाँ पर जवाब आएगा 29.3 वोल्ट, यहाँ पर जवाब आएगा 19.3 वोल्ट। जितनी हमें ज्यादा से ज्यादा इनपुट होगी उसी केस में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं। अगर मैं 0.7 वोल्ट इन करूं, क्या अगर इनपुट हमारे पास क्या है 0.7 वोल्ट है तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो आएगी। इन दैट केस आउटपुट कब जीरो आएगी, जब वी इन का वैल्यू 0.7 होगा। जब 0.7 प्लस का होगा और ये माइनस का 0.7 होगा तो उसी केस में आउटकम क्या आएगी, इस केस में जीरो आएगी, आउटकम विल बी जीरो। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, एट व्हाट कंडीशंस वी कैन गेट आउटपुट जीरो इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि जब इनपुट का वैल्यू हम 0.7 वोल्ट से वोल्ट के बराबर लेते हैं, बराबर, उसी केस में ये पॉसिबल है। अगर मैं कम लूंगा तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, वो भी नियर अबाउट नथिंग होंगे, ठीक है, मगर आएंगे सही वैल्यूज। अगर मैं ये एग्जैक्टली जीरो लेता हूं तो उसी केस में दिस इज पॉसिबल दैट आउटकम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं 0.7 वोल्ट प्रोवाइड किया है तो आउटपुट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी मुझे। जिसके लिए ओके, तो ये है क्या, इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल ऑन द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। अब हम यूज करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपलिंग क्या होती है, ये पॉइंट्स नोट कर लें। ओके, अभी हम डिस्कस कर देंगे ट्रांसफार्मर कपलिंग क्या होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। सिंपल बात है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो इस्तेमाल करते हैं हम वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। अगर वोल्टेज हमें हाई नीडेड हो तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अगर वोल्टेज हाई अवेलेबल है मगर हमारे पास जो नीड है वो लो वोल्टेज की है तो हम यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इट मींस वी कैन से दैट ट्रांसफार्मर इज एक्चुअली यूज्ड टू मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज। हम इनको मेंटेन किस तरह कर सकते हैं, किसकी बेसिस पर कर सकते हैं, दिस वोल्टेज आइदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये दोनों केस में ये तभी हम इस वोल्टेज की क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर हमारे पास टर्न रेशियो मालूम हो। जो सेकेंडरी कॉइल है या जो प्राइमरी कॉइल है उनका जो प्रॉपर टर्न रेशियो मालूम होगा, उसी के बेसिस पर ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा स्टेप अप है और कौन सा स्टेप डाउन है। टर्न रेशियो का मतलब ये हुआ, प्रॉपर नंबर का मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी कॉइल के टर्न ज्यादा है या प्राइमरी के ज्यादा है, या सेकेंडरी के कम है या प्राइमरी के कम है। ओके, तो इनकी बेसिस पर हम प्रॉपर इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि हाउ कैन अ ट्रांसफार्मर वर्क। ओके, तो जो एक बात बताता चलिए, जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो आपने इंटर में पढ़ी है, आपके सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सी आपको ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन की बेसिस पर ये काम करता है। दूसरी पॉइंट, इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप तब होता है जब सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या हो, ज्यादा हो कैसे, प्राइमरी से, तो हमारे पास स्टेप अप आता है। तो इसी केस में जो सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं कैसे, प्राइमरी वोल्टेज से। तो सेम वे से यहाँ पर आएंगे तो इसका एंटी प्रोसेस मिलेगा। जो सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं वो लेस देन होते हैं इससे, प्राइमरी से। तो उसी केस में हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिल सकता है। जिस तरह जो चार्जर होता है ना, चार्जर, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कौन सा, स्टेप डाउन। हमारे पास 220 वोल्टेज आते हैं, क्या हम मोबाइल में 220 वोल्टेज पर चार्ज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं।
इतनी कैपेसिटी बैटरी की, मोबाइल की बैटरी की नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इसके चार्जर के अंदर जो एडाप्टर होता है, इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तौर पर बिहेव करता है, उनकी वोल्टेज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो सेकेंडरी के करंट अगर कम है प्राइमरी से, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो सेकेंडरी की वोल्टेज होंगी वो कम होंगी किससे, प्राइमरी से। तो इस केस में हम सेकंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर गेन कर सकते हैं, और इस केस में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर गेन कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको ऑन द बेस ऑफ रेक्टिफिकेशन डिस्कस करें। ये तो इंटर बेस पर है ना, रेक्टिफिकेशन की बेस पर थोड़ा फोकस करें। जो नेक्स्ट वन लेवल है यूनिट्स लेवल, उस पर थोड़ा फोकस करें। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी सोर्स है, ये ऐसी सोर्स है, और ये सेकेंडरी कॉइल है, दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल। आप इनको इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी, और आपके पास ये एक दूसरा है, सेकंड, और ये आपने डायोड कनेक्ट किया, दिस डायोड इज कनेक्ट, एंड दिस लोड रेजिस्टेंस। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, दिस इज लोड, दिस इज डायोड। ओके, ये कौन सा कॉइल है, आप इसको थोड़ा प्रॉपर वैसे फोकस करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है प्राइमरी कॉइल में, इसमें प्राइमरी। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। एन पी शो करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एंड एन एस शो करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और जो वोल्टेज होंगे इसमें वो होंगे नंबर ऑफ, या वोल्टेज लिखेंगे वोल्टेज इन प्राइमरी, और इसमें लिखेंगे वोल्टेज इन सेकेंडरी, इस तरह लिखेंगे। इट इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा है किससे, प्राइमरी से, तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा स्टेप अप। वो वोल्टेज की वैल्यू क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इस केस में कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप होगा। तो इसी केस में जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो ज्यादा होंगे किससे, प्राइमरी वोल्टेज। अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो इस केस में क्या होगा, जो प्राइमरी वोल्टेज है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी किससे, सेकेंडरी से, सेकेंडरी वोल्टेज से। ये दो पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो वी इन है, जो वो प्राइमरी है, ये बिहेव करता है एज अ इनपुट। जो वी प्राइमरी है वो बिहेव करता है एज अ इनपुट, और जो वी सेकेंडरी है ये बिहेव करता है एज अ वी आउटपुट। तो वी सेकेंडरी का मतलब है वी आउटपुट। तो हम वी सेकेंडरी किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो सेम वे जो हमने पहले डिस्कस किया, बिल्कुल सेम। तो वी सेकेंडरी हम मालूम कर सकते हैं वी प्राइमरी माइनस में 0.7 वोल्ट। आप इस तरह इसको अचीव कर सकते हैं। आप जितनी वी प्राइमरी में वोल्टेज प्रोवाइड कर दें माइनस 0.7 कर लें, तो आपके पास वी सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएंगे सेम पे से। पहले था वी आउट इज इक्वल टू वी इन माइनस में 0.7 प्रीवियस केस में। इस केस में क्या है, जो आउट है वो एक्चुअली सेकेंडरी है, और जो वी इन है ये प्राइमरी। ठीक है, आप इनको इस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो ये होगी इसकी ट्रांसफार्मर कपलिंग। और दूसरी पॉइंट, जो सेकेंडरी की वोल्टेज होती है, वी सेकेंडरी की वोल्टेज होती है, these are equal to n times of voltage of primary. These are equal to n times of voltage of primary. V secondary voltage are equal to n times of V primary. ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज हाईली यूज्ड इन अ प्रॉब्लम। आप एक साल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें इसका हाई फाई यूज है, तो ज्यादा यूज है इसका। ठीक है, और इस इक्वेशन का भी, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग कहते हैं। और दूसरी पॉइंट के जो ट्रांसफार्मर कपलिंग है, जो ट्रांसफार्मर कपलिंग है उसमें इनकी बेस पर भी एमसीक्यू आ सकते हैं,
इनकी बेस्ट पर भी हम कर सकते हैं। ये बातें तो सेम डिस्कस की, मगर इनको मैंने इससे कंपेयर करके डिस्कस किया है। तो अब ये पॉइंट्स नोट कर लें, जल्दी करें। अच्छा, इसके दो बेनिफिट्स हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग के। इसके दो बेनिफिट्स हैं। ट्रांसफार्मर कपलिंग हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है? सर ये तो पहले बताना था, चलो ठीक है, अब नोट कर लेना। इस ट्रांसफार्मर कपलिंग के दो बेनिफिट्स होते हैं। एक ये होता है कि हम वोल्टेज को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। अगर हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड हो तो हम लो से हाई वोल्टेज गेन कर सकते हैं। अगर हाई वोल्टेज अवेलेबल है, हमें रिक्वायर्ड लो वोल्टेज हो, तो हम हाई से लो कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टेप अप वोल्टेज कर सकते हैं और स्टेप डाउन कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। एक ये बेनिफिट हुआ कि हम इनकी वोल्टेज को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। आइदर वी कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन। दूसरा बेनिफिट ये होता है, जब हम ट्रांसफार्मर कपलिंग करते हैं, कपलिंग का मतलब क्या है? हमने सेकेंडरी और प्राइमरी को एक दूसरे बिल्कुल क्लोज रखा है, जिस तरह इंडक्शन हो सके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन हो सके। ओके। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, ट्रांसफार्मर जब कपलिंग करते हैं, जो इलेक्ट्रिकली हैजर्ड्स होते हैं, जो सर्किट में नुकसान वगैरह आ सकता है, हम उससे बच सकते हैं। अगर एक सर्किट होगा, सपोज के सेकेंडरी है या प्राइमरी, अगर प्राइमरी अवेलेबल सेकेंडरी नहीं है, तो आउटपुट हम कहां से लें? ये भी तो इशू ना। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिनका बेनिफिट है ट्रांसफार्मर कपलिंग का, कि हम ट्रांसफार्मर कपलिंग क्यों करते हैं। एक ये हम वोल्टेज को मेंटेन करते हैं, और दूसरा ये कि जो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल नुकसान हो सकते हैं सर्किट में, उनको हम प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल डिस्कस किया कि ट्रांसफार्मर कपलिंग क्या होती है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है, या एवरेज वैल्यू वोल्टेज क्या होती है, या रेक्टिफिकेशन क्या होती है, रेक्टिफायर क्या होता है। ये सारी चीजें हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर ली है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट मी। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।